हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट कोच पावर्ड बाय एस चांद। मेरा नाम है खुशबू चतुर्वेदी और आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस एसआई की बहुत ही बड़ी सी भर्ती जो है वो आ गई है। उसका नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ, या आप बोल सकते हो 12 अगस्त को जारी हुआ। एंड उस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद में जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक लहर दौड़ गई कि भाई इस बार तो हमें पुलिस में भर्ती होना ही होना है उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत में। तो भाई क्या कह रहा है आपका नोटिफिकेशन, उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए ये जो विज्ञप्ति है वो जारी करी गई है। और अगर आप इस विज्ञप्ति को थोड़ा ढंग से देखेंगे ना, तो आपको सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। देखो, 12 अगस्त को 2025 को इसकी नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था। एंड इसमें हमारे पास में ना विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिर्देशक से जो जो प्राप्त हुए कि कौन कौन से पदों पे हमें भर्ती करनी है, उनके बारे में लिखा हुआ है। पहले है आपके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला, मतलब इसमें आपकी पुरुष और महिला दोनों ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष है। प्लाटून कमांडर या आप बोल सकते हो उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष है। और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी की भी आपको क्या है, वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। अब देखो, हर एक व्यक्ति जो है, हर एक कैंडिडेट जो है वो पुलिस भर्ती परीक्षा में आना चाहता है। और आप किसी भी पोस्ट में आना चाहते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि आपका वेतनमान कितना होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी। तो भाई उक्त रिक्त पदों पर वेतनमान का जो पे बैंड है वो 9300 से लेके 34,800 और ग्रेड पे जो है वो 4200 है। तो ये एक अच्छा ही ग्रेड पे माना जाता है, जिनका श्रेणीवार विवरण जो है वो निम्नवत दिया हुआ है। अब आप लोग आप अप्लाई करेंगे उसके पहले आप एक बार देख लीजिए ना किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज जो है वो आई हुई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला के लिए रिक्त पदों पर श्रेणीवार विवरण जो दिया गया है। अनरिजर्व के पद हैं आपके करीबन 1705, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, अन्य पिछड़ा वर्ग 1143, अनुसूचित जाति 890, अनुसूचित जनजाति 82, कुल मिलाकर के 4242 पद जो हैं वो आपके आ रहे हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला के पदों पे। मतलब महिला और पुलिस जो पुरुष हैं दोनों के पास में अच्छा ही क्या है, आपका मौका है। अगर हम प्लाटून कमांडर की बात करें, ये पद सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए, तो इसमें आपकी करीबन 135 वैकेंसीज जो है वो आई हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में वैकेंसी है। फिर अगर हम प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल की बात करें तो ये भी पुरुषों के लिए ही है। इसमें आपके 60 पद जो हैं वो आए हैं। आप देखिए हर एक जो पद यहाँ पे उसमें आप अपनी एक सीट कंफर्म कर लीजिए कि हाँ भाई हमारा तो होना ही होना है। और महिलाओं के लिए महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक के पद पे आपके करीबन 106 पद जो है वो आपके रिक्त है और उसके लिए विज्ञप्ति जो है वो जारी करी गई है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो हमारे पास में जरूरी है कि हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हम 12 अगस्त से लेकर के आपके एग्जामिनेशन की तिथि तक जो भी आपकी है, तो तब तक के लिए हमारे पास कितना पर्याप्त समय बच रहा है हम उसमें तैयारी कर सके। ठीक है, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। कह रहे हैं परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या जो है, मतलब जो आपकी वर्तमान में रिक्ति दी गई है उनकी संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। भर्ती बढ़ भी सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करिए। फिलहाल 12 अगस्त को आया है आपका नोटिफिकेशन, तो ऑनलाइन आवेदन करने की आप कब से इसमें आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आपके ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 12 अगस्त 2025 से प्रारंभ होकर के 11 सितंबर 2025 तक चलेगी। करीबन एक महीना है आपके पास में, सोच लें, विचार लें, आपकी तैयारी को जांच लें, आंक लें और उसके बाद में आप क्या कर दें, अप्लाई कर दें। आवेदन का शुल्क जो है वो कितना है वो तो बताऊंगी, बट उसके जमा करने की जो तिथि है वो 12 अगस्त से लेके 11 सितंबर के बीच में है। मतलब इसी एक महीने में आपको फॉर्म फिल भी करना है, उसकी पेमेंट भी करनी है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि जो है वो 12 अगस्त से लेके 13 सितंबर 2025 के तक है। अच्छा, अब जब आप इसमें एडमिशन लेंगे ना तो बार बार आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो आयोग ने इतना सारा बच्चों को, अब क्योंकि कई बार जब बहुत बड़ी भीड़ आती है ना फॉर्म्स को फिल करने के लिए तो सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपका कम से कम समय लगे ना, इसके लिए एक प्रोसेस किया, इसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना अनिवार्य है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है या जो आपका जहां पे सर्वर है वो भी डाउन ना हो और आपको सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ना फेस करनी पड़े।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं पढ़ दे रही हूँ एक बार, हालाँकि पूरी नोटिफ़िकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है, इसको एक बार आप देख लें, कि सभी अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है, उम्मीद लगाई जाती है कि अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ में सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न ना हो। सोच समझ करके सारे पॉइंटर्स को देख लीजिएगा, फिर एक जगह में लिख लीजिएगा और उसके बाद में उसको फिल कीजिएगा। कह रहे हैं अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा है कि आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को आवश्यक रूप से अपलोड कर दें। कितना कितना साइज कब हो जाएगा उसका भी ध्यान रखें। किसी भी अन्य माध्यम या स्तर पर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र जो है वो आपके ग्राह्य नहीं होंगे। कह रहे हैं कि विज्ञप्तित जो आपके पद हैं उनको चयन जो है वो आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठता क्रम एवं उनके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। आपकी जो भी प्रेफरेंस है, यहाँ पे 4 पद हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, जिस भी पद में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके जो 4 पद है ना, उन पदों में आपका जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं लिखित परीक्षा में वो, और उसके अलावा जो आपने अपनी प्रेफरेंस दी हुई है कि कौन से पोस्ट पे आप अपना कर रहे हो, उसके आधार पे आपका किया जाएगा। अच्छा, अब क्या है, आपको यानी कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में पदों के हेतु वरीयता देना अनिवार्य है क्योंकि 4 पोस्ट है। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे हमने एक ही पोस्ट पे कर दिया, आप सभी का एक क्रम लिखोगे कि भैया मैं सबसे पहले उप निरीक्षक के पद पे जाना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं प्लाटून कमांडर पे जाना चाहता हूँ, मैं विशेष सुरक्षा बल पे जाना चाहता हूँ, या मैं महिला प्लाटून में जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको प्रॉपर क्या करना होगा, प्रेफरेंस देनी होगी। कह रहे मैम एक बार आपने अगर आवेदन पत्र में वरीयता दे दिया ना, उसमें उसके बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, अनुमान्य नहीं है। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। अब आवेदन शुल्क कितना है मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया में, एक सेकेंड, इस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य जो हुए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हुए, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हुए, उनके लिए जो फॉर्म है वो 500 रुपए का उपलब्ध है। और अगर हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बात करें तो ये आपका 400 रुपए का होगा। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा की, तो बात ऑब्वियसली बात है कि हम भारत के नागरिक हूं, तो राष्ट्रीयता वाले पद को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। आपके लिए क्या क्या जरूरी है, आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शैक्षणिक अर्हता। आपने क्या क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करी है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको एक सुटेबल कैंडिडेट बनाते हैं, उसको देखना पड़ेगा। कह रहे हैं मैम भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता प्राप्त करी है। मतलब अभी 11th-12th के कैंडिडेट्स जो है वो नहीं भर सकते हैं। आप अगर ग्रेजुएट हो तभी आप क्या कर सकते हो, इस भर्ती परीक्षा में एप्लीकेशन जो है उसको फिल कर सकते हो। ठीक है, कह रहे हैं मैम आवेदन करते वक्त में बच्चों का कई बार ये भी मैसेज आता है कि मैम जो हमारी भर्ती परीक्षाएं आती हैं उन भर्ती परीक्षाओं में ये बार बार पूछ लिया जाता है कि लाइक मैम अभी हम अपियरिंग है ना, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना, ये वाले क्वेश्चंस बहुत बच्चों के आते हैं। तो आपको याद रखना है कि लिख दिया है इसमें साफ साफ कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास में उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपियर कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैंने अनुमान लगा के अपना प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो एग्जाम में वो डाल दिया मैंने, ऐसा नहीं करना है। आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है, आप प्रॉपर ग्रेजुएट हो, आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री आपके पास में, तभी आप क्या कर सकते हो, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हो। ठीक है, कह रहे मैम अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी जो है वो पात्र नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें। फिर कह रहे हैं मैम कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं कक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय जो है अंतिम होगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वैसे भी मैं बोलती हूँ बचाना चाहिए, आप संभाल के रखिए। अच्छा, इसके अलावा अधिमानी अहर्ताएं हैं। आपने डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में अगर ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, कह रहे हैं मैम ये आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कह रहे हैं मैम अधिमान्य अहर्ता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दिशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थी को प्रस्तर 3.4 के तहत अनिवार्यता वरीयता प्रदान करी जाएगी। मतलब आपके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अभी क्या क्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है। मान लीजिए कि आप ही के मार्क्स के, आप ही के नंबर के, आप ही के रैंकिंग के 2 कैंडिडेट्स बराबर पोजीशन पे, अगर एक के पास में क्या होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी और दूसरे के पास में नहीं होगी, तो जिसके पास में होगी उसको वरीयता मिलेगी, उसको प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। कह रहे हैं मैम कि डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र अगर आपने प्राप्त किया है, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आपने प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष की अवधि, न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की है, तब भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है।
या फिर आपने एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। कह रहे हैं मैम कि एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ होगा। ऐसा नहीं कि आपने तीनों करके रखे हो, तीनों के तहत आपको ज्यादा मिल जाएगा, एक ही के हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, राइट मिलेंगे। आयु क्या होनी चाहिए, कह रहे हैं मैम कि विज्ञप्तित पदों की नियमावली के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा महिला बटालियन हेतु, महिला के पदों हेतु अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। मतलब आप 21 से 28 वर्ष की अगर जो उम्र के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा के 29 साल के नहीं कर सकते हैं, 20 साल के नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1997 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लाटून कमांडर के लिए और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस तथा आप बोलोगे पुरुष के पदों के लिए, कह रहे हैं मैम 21 वर्ष की आयु आपने प्राप्त करी होनी चाहिए और आपसे बोल रहे हैं 28 वर्ष। मतलब आप सोच लीजिए कि 21 से 28 वर्ष के बीच में अगर आप हैं, आपकी उम्र है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैं किसी को भी पढ़ दूं। फिर आपसे बोल रहे हैं परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट किया जाए। परंतु यह कि इस भर्ती में आयु में छूट दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या जो इनका शासन आदेश आया था के क्रम में मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। भाई जो आपका प्रीवियस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ऑर्डर है ना, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो आयु वर्ष की सीमा है वो आपके निर्धारित ग्रुप को, वर्ग को 3 वर्ष की उसमें छूट दे दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपका हर श्रेणी के क्रम में लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें छूट दी जाएगी। सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है वो आपको 3 वर्ष है। कब से कब तक, 2 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2004 तक, ठीक है, 1 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2004 तक, ठीक है। फिर आपसे बोल रहे हैं अनुसूचित जनजाति में आपकी 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष, ठीक है। आप समझ रहे हैं 5 वर्ष और 3 वर्ष का क्रम क्या है, मतलब क्या है, मतलब जैसे मैंने बोला 28 वर्ष आपकी आयु है, तो अगर आप क्या है, आप अगर बिलोंग करते हैं किससे, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी जो होंगे उनको 5 वर्ष की छूट के अलावा 3 वर्ष की छूट अन्य दी जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि आप 2 जुलाई 1989 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस भर्ती परीक्षा में, ठीक है। और 1 जुलाई 1989 से लेके 1 जुलाई 2004 तक के लिए आप भर्ती कर सकते हो। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी यही आपका सेम जो है 8 वर्ष का आपको एक गैप मिल जाएगा, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है भाई, आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अन्य पछड़ा वर्ग के लिए भी 8 का है, 1989 से 2004 तक का है। और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, 89 से लेके 2004 के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक, इतना आपको याद रखना है। मैं चरित्र के बारे में नहीं पढ़ूंगी आपका, मैं आशा करती हूँ कि आप अगर पढ़ लिख रहे हैं तो चरित्र आपका अच्छा ही होगा, उत्तम ही होगा। कह रहे मैम सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा या ऐसे व्यक्ति पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पति या पत्नियां हैं, वो भी जीवित हैं, ठीक है। तो आपको भैया शादियां नहीं करनी है, ठीक है। अब शारीरिक स्वस्थता भी आपसे देखी जा रही है क्योंकि मेडिकल होता है और ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे मैम किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए, आपका मेडिकल भी होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप कर देते कैंडिडेट, कितनी बड़ी नोटिफिकेशन कैसे पढ़े। देखो भाई, चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति उसकी ऊंचाई को चेक करेगा, उसके सीने के और उसके भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का जो परीक्षण है वो करेगा। नाक में आपकी नी, बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन्स, दूर और निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस पूर्ण और आंशिक, श्रवण परीक्षण जिससे रीनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट है तथा ऐसी अन्य कमियों जैसा राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा थर्ड सेक्शन है। कह रहे हैं मैम और ये पीडीएफ जो है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो परेशान मत होइएगा टेलीग्राम, क्योंकि मैंने जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखा उसको आपको पढ़ना ही है, हर एक कैंडिडेट के डाउट्स रहते हैं। कह रहे हैं मैम उप निरीक्षक पुरुष और महिला तथा महिला बटालियन में महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा
नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका प्लाटून कमांडर, पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली के अधीन किया जाएगा। ठीक है, अब लिखित परीक्षा होगी, उसमें क्या क्या चीजें हैं उसको आप एक बार देख लीजिए। कह रहे मैम उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन सही पाए जाएंगे, उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। आपका 400 नंबर का रिटन टेस्ट होगा। किस प्रकार से होगा, देखो सबसे पहला सेक्शन होगा सेक्शन 1। इसमें आपसे सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। 40 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक के होंगे, मतलब 40 प्रश्न होंगे, 100 इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ठीक है, सेक्शन 2 जो है वो आपकी मूल विधि है, संविधान है, सामान्य ज्ञान है। ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगी, तो आप बोल सकते हो कि मैम 40 है और 100 अंक के आपसे पूछे जाएंगे। फिर कह रहे हैं मैम सेक्शन 3 में हमारे पास में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा है। 40 क्वेश्चन होंगे और आपके 100 अंकों के होंगे, और उसके अलावा आपकी मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, मतलब आपकी रीजनिंग जो है, एप्टीट्यूड होगा, वो 40 अंकों का होगा। कुल मिलाकर के आपके 160 क्वेश्चन आपसे 400 अंकों के हिसाब से पूछे जाएंगे। तो 160 क्वेश्चन आपको 400 अंकों में मिलेंगे, आपको देखना होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहे, कह रहे मैम बोर्ड जो होगा वो लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में भी कागज और कलम आधारित जो लिखित परीक्षा होती है उसके आधार पे करेगा। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा नहीं है, आपकी लिखित परीक्षा है। आपको इस परीक्षा के लिए ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अब जो है अवधारणा वो बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट के द्वारा प्रदर्शित भी किया जाएगा। ठीक है, अब लिखित परीक्षा का जो आपका पाठ्यक्रम है वो क्या है, आपको देख लेना है कि मैम पढ़ना क्या क्या। देख लो भाई, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कह रहे मैम लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे का होगा, 120 मिनट होंगे। 120 मिनट में 160 क्वेश्चन आपको करने होंगे 400 नंबर के लिए। पहली चीज याद रखें, लिखित परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होगी, आपके 4 भाग होंगे। ठीक है, कह रहे मैम लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, उनमें से किसी एक ही विकल्प का जो सही उत्तर आपको लगे उसको आपको करना होगा। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मैम कि लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय जो आपका बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी वेबसाइट क्या है तो आप इस पे देख सकते हो। लिखित परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपका पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैम ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर के अन्य सभी के लिए प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। मतलब रीजनिंग हिंदी इंग्लिश में, मैथ्स हिंदी इंग्लिश में, जीके जीए इंग्लिश हिंदी में, मूल विधि जो है वो भी इंग्लिश हिंदी में, लेकिन आपकी जो हिंदी है वो सिर्फ हिंदी में होगी, इंग्लिश में नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए, अच्छा इसके अलावा बोल रहे हैं कि लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड के द्वारा आपकी जो आंसर की है वो जारी की जाएगी। प्रश्नों एवं उत्तर के जो विकल्प है उनके बारे में जो आपकी आपत्तियां होंगी वो भी आप अपनी आपत्तियां रेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे, परंतु या किंतु किसी भी दिशा में एक से अधिक विकल्पों का उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिया जाएंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन जो वो सही हो जाते हैं, अब आपको क्या लगता है दोनों सही है तो आप 2 ओलिंग फिल कर दो, है ना। तो आपको ये नहीं करना, आपको जो एक ही है वो आपको फिल करना है। अगर वो आपका सही होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, पूरा पूरा मिल जाएगा। भले ही दूसरा सही है लेकिन आपने अगर जो सही ऑप्शन किया उसका भी मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, सो बाकी सारी जो चीजें हैं इसमें डिटेल में वो आप लोगों को पता चलेंगी। शारीरिक मानदंडों के बारे में हम लोग फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे आगे चल करके, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि काफी लंबी, काफी अच्छी सी वैकेंसी जो है वो आपके लिए आई है, और इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप ना पढ़े, तैयारी ना कर पाए, है ना। 4242 ये हो गया, और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैम 135 हो गया। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैम 60 हो गया, और 60 के अलावा हमारे पास में और कितनी वैकेंसी है, महिलाओं के लिए भी थी ना, 106। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी की संख्या है। आप एक बार कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो और याद कर लो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप लोगों के लिए इससे संबंधित जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पे होंगे। कहाँ पे होंगे, टेस्ट कोच में होंगे, पावर्ड बाय एस चांद में होंगे। एंड इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।